नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चन हमेशा बने हैं और हमेशा बनते आ रहे हैं और बनने की संभावना भी है, क्योंकि यह एक ऐसा सेगमेंट है। आजकल कोई भी एग्जाम्स हो, साइंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं और उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, वो है मानव का पाचन तंत्र, यानी कि मानव पाचन तंत्र। उसके विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारे मुंह के होते होते मेरे में आंत में जाता है। तो जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? हम जो कुछ खाते हैं उससे हमको मिलते है एनर्जी। तो एनर्जी हमको कैसे मिलती है, कैसे हमारे शरीर में भोजन जाता है, कैसे बचता है, उसका पाचन कैसे होता है, आज हम लोग इसका संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियोज आपको पहले मिले, तुरंत मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। मानव का पाचन तंत्र, यानी कि मानव जो कुछ भी खाता है वो कैसे पचता है, कैसे हमको एनर्जी मिलती है, इसके हम संपूर्ण जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो पाचन कहाँ से होता है, कहाँ तक होता है, कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम ये बात करें कि हमारा जो भोजन का पाचन होता है, वो होता है भोजन का पाचन आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में। तो एलिमेंट्री कैनाल एक बड़ा सा हिस्सा होता है शरीर का, और इसके कई सारे इसी के अंग होते हैं। उन्हीं में सबसे पहले जैसे भोजन की शुरुआत ही होती है जहाँ से, जैसे हम कहते हैं मुख गुहा, यह माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, मुख गुहा। दूसरे नंबर पे आता है रास्ते पे ग्रसनी, उसके बाद आता है ग्रासनली, आइसोफेगस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस पॉइंट आमाशय, स्टमक, जो कि एक महत्वपूर्ण, यहाँ पे भोजन का पाचन काफ़ी होता है। उसके बाद आते हैं हम छोटी आंत में। छोटी आंत जो कि पाचन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आहार नाल का अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वो है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, लार्ज। इसमें बड़ी आंत में भोजन पहुंचते ही यहाँ से केवल कुछ मात्रा में अंश उसमें रह जाते हैं। थोड़ा बहुत जो जल बचता है उसका भी अवशोषण हो जाता है, और नहीं तो छोटी आंत से संपूर्ण अवशोषण हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत उससे बचता है अंश, वो बड़ी आंत में अवशोषित होके गुदा यानी एनस के द्वारा भोजन हमारे शरीर में पूरी तरह से पचने की क्रिया से संपन्न हो जाता है, और गुदाद्वार के द्वारा मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो आइए हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि पाचन की संरचना कैसी होती है। आप ये देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं ये मुख, ठीक। यहाँ से देख रहे हैं आप, सबसे पहले भोजन हम कहाँ लेते हैं? भोजन हम जैसे ही लेंगे, जैसे हम अपना मुंह में भोजन को इंटर करते हैं, ठीक। जैसे आपने कोई भोजन लिया, यहाँ से भोजन को मुंह में इंटर करा दिया। भोजन को मुंह में इंटर कराते ही जैसे हम भोजन को चबाते हैं, वैसे ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका तैयार। अब उसके बात करते हैं, क्या संपूर्ण भोजन का पाचन मुख गुहा में होता? नहीं। जहाँ पे लार और जल जा होगे, वहीं पे भोजन का पाचन होगा। तो मुख गुहा में जो भोजन आप जब खाते हैं, तो जैसे ही चबाते हैं आप, तो उसमें लार मिलती है। जब लार मिलती है, यानी सलाइवा की सहायता से जब भोजन, तो आप जब चबाते हैं तो देखते हैं भोजन चिपचिपा होता जा रहा है। जैसे भोजन आप देख रहे हैं चिपचिपा होता जा रहा है, तो जब चिपचिपा होता जाता है तो वो गीला होता है, और उसी की वजह से हमको मिठास महसूस होती है। और जो लार निकलती, आखिर लार आती कहाँ से? तो हमारे मुख में कुछ लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होती है, उसमें 99%, ठीक, कितना? 99%, 99% जल होता है, और 1% एंजाइम होते हैं, ठीक। 1% एंजाइम होता है। 1% जो एंजाइम होता है और 99% जल होता है, ये दोनों मिल के भोजन के पाचन की क्रिया शुरू कर देते हैं मुख गुहा में। और जो
मुख्य रूप से दो पाचक एंजाइम से पाए जाते हैं मुख में, यानी कि यहाँ पे जब भोजन रहता है तो यहाँ पे दो, कितने, दो पाचक एंजाइम से पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर एक आता है, सॉरी, नंबर एक आता है टाइलिन, ठीक, एक आता है टाइलिन और दूसरा आता है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक, लाइसोजाइम, यानी कि टाइलिन और लाइसोजाइम जो मुख्य रूप से ये दो एंजाइम होते हैं जो मुख में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेढक और मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। बहुत याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करें, जिस लार में जो टैलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है वह भोजन को, जो स्टार्च होता है, यानी भोजन जब हमारे मुंह में जाए तो वो स्टार्च के रूप में होता है, तो स्टार्च को डाइसेकेराइड मल्टोस में तोड़ देता है। किसमें? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक, डाइसेकेराइड मल्टोस में तोड़ देता है, यानी कि भोजन सत्व क्या होता है? भोजन जो होता है वो स्टार्च होता है, भोजन स्टार्च होता है, ठीक, स्टार्च, स्टार्च से जो होता है टाइलिन, ठीक, टाइलिन की उपस्थिति में, टाइलिन, टाइलिन की उपस्थिति में आगे जाके किस में बदल जाता है? मल्टोज में, इसमें मल्टोज में, यानी कि स्टार्च, स्टार्च से टाइलिन, टाइलिन से मल्टोज, भोजन की ये क्रिया होती है मुख गुहा में पाचन की। और जो लार में एक चीज़ लाइसोजाइम होता है, जो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन होते हैं वो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक, यानी कि जो लाइसोजाइम होता है, जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम जो होता है ये भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है, ठीक, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे हमारा भोजन शुद्ध रूप में हमारे शरीर में पहुंचता है। उसके बाद हम बात करते हैं, मुख गुहा के बाद भोजन पहुंचता है कहाँ पे? ग्रसनली। ग्रसनी में भोजन पहुंचता है, तो ग्रसनी में भोजन का कोई पहुंचन नहीं होता है। ग्रसनी के बाद भोजन पहुंचता है यहाँ ग्रास नली, ये आपकी हो गई ग्रास नली, ठीक, ये आपकी हो गई ग्रास नली। ग्रास नली में जब भोजन पहुंचता है तो ग्रास नली में सॉरी, ग्रास नली भी एक लंबी होती है और ये सीधा जहाँ से ये जो आ रही है ये ग्रास नली, ये ग्रास नली है, और ये भोजन यहाँ से आता हुआ ये आपका क्या होगा? ये जो आपका है ये क्या है आपका? ये आपका अमाशय है, ठीक, ये आपका अमाशय स्टमक है। ग्रास नली से भोजन आता हुआ सीधा अमाशय में इंटर करता है। तो अमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है यहाँ पर फिर पाचन हो जाता है। अमाशय के अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो अमाशय को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ये अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग को हम कार्डियक कहते हैं, क्या बोलते हैं? कार्डियक, ठीक, कार्डियक कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है मध्य भाग को फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक, दूसरे को फंडिक, दूसरे को फंडिक कहते हैं। और जो अंतिम भाग होता है हमारे अमाशय का, स्टमक का, उसे हम कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक, पाइलोरिक से कहते हैं। अब यहाँ पे अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे अमाशय में आपको जठर ग्रंथियाँ देखने को मिलेंगी, तो उन्हीं जठर ग्रंथियों से जठर रस का श्रावण होता है। जठर रस का जब श्रावण होता है जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब अमाशय में पाचन की क्रिया क्या होती है इसको भी हम जान लेते हैं। तो अमाशय से रिलेटेड जो हाँ वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन यहीं इसी अमाशय से शुरू होता है, ठीक, यानी कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का पाचन आपको अमाशय से ही मिलेगा। अमाशय से प्रोटीन का पाचन होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
और अमाशय से कुछ एंजाइम से भी स्रावित होते हैं। जैसे कुछ एंजाइम्स के बारे में बताएं, जैसे नंबर 1 पे करते पेप्सिन, पे, पेप्सिन। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो रेनिन, रेनिन हो जाता है। उसके बाद आता है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सारे पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और पाया जाता है, वो होता है म्यूकस। क्योंकि कहा जाता है जब भाई, जैसे अगर आप, कहा जाता है क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा और नॉलेजफुल, अगर जिसको नहीं पता है वो नहीं बताएगा। जैसे कहा जाता है आदमी मांस खाता है, मांस का तो पाचन हो जाता है, लेकिन जब हमारे शरीर में मांस होता है उसका क्यों पाचन नहीं होता है? तो यही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अमाशय से ई गैस्ट्रिक, यहाँ से एक एंजाइम का स्राव होता है जिसका नाम होता है म्यूकस। वो जो म्यूकस होता है, जो भोजन यहाँ से होता आ रहा है, उसको जो क्षारी होता है HCl होता है। जो HCl यहाँ पे जो निकल रहा है, भोजन यहाँ से आता है क्षारी होता है। तो यहाँ से HCl भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। भोजन को जब ये अम्लीय बना देता है, तो ये जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है कि इसकी अम्लता को कम करता है और अमाशय की दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस और HCl, चार चीज़ों का श्रावण हो रहा, कहाँ से, अमाशय से। उसके बाद हम पहुँचते हैं आंत। आंत को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। आंत में नंबर 1 नीचे आ गए, नहीं, ठीक। यानी कि ये यहाँ, ठीक, ये यहाँ से होता हुआ ये जो आपको मोटा मोटा दिख रहा है, ये है बड़ी आंत। और ये जो किनारे किनारे छोटा छोटा आपको दिख रहा है, ये है छोटी आंत, ठीक। छोटी आंत। तो भोजन का जो सबसे ज़्यादा पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंत की। तो अगर आंत की कुल लंबाई की बात की जाए, तो आंत की कुल लंबाई होती है 22 फीट, ठीक। कितनी, 22 फीट। 22 फीट आंत की लंबाई होती है। सॉरी। शाकाहारियों में आंत की जो लंबाई होती है वो मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। शाकाहारियों में क्या होती है, आंत की लंबाई अधिक होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन कैसा होता है, इसके हम जानते हैं। छोटी आंत को भी हम 3 पार्टों में बात करते हैं। छोटी आंत को अगर हम बांटें, तो सबसे जो अगला भाग होता है वो होता है ड्यूडेनम, जिसे हम ग्रहणी हिंदी में कहते हैं। दूसरा होता है जेजुनम। तीसरा होता है इलियम, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्षुद्रांत। तो इन्हीं आंत के 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत को देखें, 3 पार्ट जो होते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांत, अक्षुद्रांत, यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इन्हीं के माध्यम से भोजन का पाचन होता है। अमाशय से जो पाचन भोजन आ रहा है, अमाशय से जो भोजन आ रहा है वो कायम कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पे भोजन होता है, यहाँ से जब ये छोटी आंत में पहुँचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायम, ठीक। यानी कि जब भोजन यहाँ से नीचे पहुँचता है, छोटी आंत में पहुँचता है, उस भोजन को क्या कहते हैं, हम कायम कहते हैं। और जो क्षारी प्रकृति का होता है, चूँकि जो कायम होता है वो क्षारी प्रकृति का होता है, तो इसका क्षारापन कम करने के लिए ये पित्ताशय, ये आप देख रहे हैं छोटा सा गाल ब्लैडर, यानी कि ये आपका है पित्ताशय, ठीक। ये जो आप हल्का हल्का देख रहे हैं, ये जूम करके दिखा दूँ, ये, ठीक। ये आपका है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। यहीं से पित्त रस स्रावित होते हुए इसमें मिल जाता है और कायम को क्षारी बना देता है। चूँकि आमाशय में आप देख रहे हैं कि HCl स्रावित होता है, जिस भोजन को अम्लीय बना देता है। और ये जो पित्त रस आता है तो भोजन को क्या करता है, ये क्षारी बनाता है। उसके बाद यहाँ से ही अग्नाशय, अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से अग्नाही रस स्रावित होकर मिल जाता है।
तो अग्नाशय से जब अग्नाशयी रस आके मिल जाता है तो भोजन का पाचन और हो जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? इलियम। इलियम बोले तो छोटी आंत। जब छोटी आंत में फिर यहीं से भोजन जब सभी एंजाइम्स मिल जाते हैं तो यहाँ से जो छोटी आंत हो यहाँ से भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण। अवशोषण, ठीक। भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। जैसे ही भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है उसके बाद यहीं से कहा जाता है कि पूर्ण पाचन छोटी आंत से हो जाता है। छोटी आंत से इसीलिए इसको कहा, क्वेश्चन पूछा भी कई बार गया है कि छोटी आंत को पूर्ण पाचक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पाचन होता है। छोटी आंत में जब पाचन हो जाता है उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो पित्त रस आपका आ रहा है यहाँ पित्ताशय से, ये जो पित्त रस आ रहा है यहाँ पे कुछ पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। उनमें से दो नोट के लिए, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दो पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पित्त रस में दो लवण होते हैं, एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा होता है सोडियम टोरोकलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोरोकलेट। भोजन में ये जो उपस्थित वसा होती है, भोजन में जो उपस्थित वसा होती है, वसा का इमल्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं सभी जानते हैं, यानी वसा में घुलनशील जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ए डी ई के, ए डी ई के ये वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी। बी सी जल में घुलनशील और ए डी ई के वसा में घुलनशील। इनका अवशोषण भी पित्तरस की उपस्थिति में होता है। वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है उस व्यक्ति में जिसमें पित्ताशय निकाल दिया जाता है। आपने सुना होगा जो पित्त की पथरी होती है, पित्त की जो पथरी होती है अगर उसका पित्ताशय निकाल दिया जाता है तो उसमें वसा का पाचन नहीं होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद हम बात करते हैं अग्नाशय रस की, पैंक्रियाजिक जूस की। तो अग्नाशयी रस भी क्षारी होता है। कैसा होता है? अग्नाशयी रस क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी, ठीक। अग्नाशयी रस क्षारी होता है। तो अग्नाशयी रस की बात कर ले तो इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशयी रस को हम पूर्ण पाचक, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस इसे क्यों कहते हैं? यहाँ पे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये जो पांचों आपको एंजाइम्स मैंने गिनाए हैं, ये 5 एंजाइम जो मैंने आपको गिनाए, ये इन्हीं की उपस्थिति में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी का पाचन होता है, जिससे अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब उसके बाद हम इन्हीं जो आपको मैंने गिनाए हैं उन्हीं में से एक पाया जाता है मल्टोज। क्या पाया जाता है? मल्टेज। मल्टेज। ये जो मल्टेज होता है ये मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। मल्टेज ग्लूकोज, सॉरी, मल्टेज मल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है और सुक्रेज सुक्रोज यानी कि चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। और जो लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। उसके बाद सबसे अंत में आता है इरेप्सिन। क्या आता है? सबसे पहले अंत में आता है इरेप्सिन। इरेप्सिन, ठीक। इरेप्सिन, इरेप्सिन जो होता है वो डाई तथा ट्राइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। इरेप्सिन जो होता है किस में तोड़ता है? डाई तथा ट्राइपेप्टाइड, ठीक। डाई तथा ट्राइपेप्टाइड में जोड़ता है। इसके बाद यहाँ से पाचन की क्रिया समाप्त होती है। उसके बाद भोजन पहुँचता है ये आपकी लार्जेस्ट इंजेस्ट, ठीक। जैसे ही भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है, ये, ठीक, ये बड़ी आंत में जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पे कोई अवशोषण नहीं होता है। मनुष्य में लगभग 5 फीट की और 5 फीट लंबाई होती है और लगभग लगभग 2.5 इंच चौड़ाई होती है बड़ी आंत की। तो भोजन जब वो
यहाँ यानी कि छोटी आंत से पाजित होकर के बड़ी आंत में पहुँचता है। तो बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, एक सीकम, एक रेक्टम और कोलन। इन्हीं 3 पार्टों से गुजरता हुआ भोजन सीधा एनस में चला जाता है और वहाँ से फिर एनस के द्वारा मल के रूप में भोजन बाहर चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और वर्म, जैसे सीकम जो कि बड़ी आंत का सबसे अगला हिस्सा होता है। इससे में एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकली होती है। क्या होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक अवशोषी अंग होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है ये एक अवशेषी अंग के रूप में होता है। इसका कोई कार्य नहीं होता है, ना तो कुछ इसका योगदान होता है पाचन क्रिया में। और हाँ, एक बात याद रखनी होगी कि बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम स्राव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई पाचन भी नहीं होता है। यहाँ पर केवल बिना पचे हुए भोजन का अवशोषण होते हुए सीधा हो चला जाता है और खनिज, जो कुछ जल और खनिज बच जाता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद भोजन यहाँ से मलाशय के द्वारा निकल जाता है। तो आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें एक केबी एजुकेशन को। उसके बाद आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन अपचा होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ठीक। उसके बाद अगला पार्ट है शरीर में किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो शरीर को आपको मैंने कई बार बताया कि शरीर की छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। होता तो अवशोषण बड़ी आंत में भी है, लेकिन यहाँ पे केवल जल और खनिज का होता है, वो भी नाम मात्र का, जो वहाँ पे नहीं निकल पाए। यानी कि जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो होगा, क्या होगा? छोटी आंत, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है शरीर में मौजूद सबसे बड़ी सख्त सामग्री का नाम बताएं। अब सभी पाए जाते हैं, यानी कि डेंटिन, पल्प, इनेमल और इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं इनेमल जो दांत के ऊपरी परत में पाया जाता है, यही शरीर का सबसे कठोर सख्त भाग होता है। अगला क्वेश्चन है यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का काम क्या होता है? जो यकृत द्वारा बाइल जूस निकलते हैं, आपको मैंने पहले भी पढ़ा है, जो यकृत द्वारा बाइल जूस निकाला जाता है उसके द्वारा भोजन क्षारी बनता है। ठीक, भोजन क्षारी बन जाता है। उसके बाद है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर वही क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है भोजन प्रणाली में सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। तो भोजन प्रणाली में सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है, सबसे ज़्यादा योगदान होता है, वो होता है छोटी आंत का, क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं भी रिपीट इनको कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, इनके नाम बताएं। तो मानव पाचन से जुड़ी ग्रंथियों के नाम, ए ऑप्शन है लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ यकृत, यकृत और अग्नाशय, लार ग्रंथियाँ यकृत और अग्नाशय। तो लार ग्रंथियाँ यकृत और अग्नाशय तीनों ही पाचन में सहयोग करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक एसिड का काम क्या होता है? जो हाइड्रोलिक एसिड होता है HCl होता है, इसका जो मुख्य काम होता है यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि हम बीमारियों से बचते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। हाँ, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे आपके दोनों विकल्प सही हैं। आपके अगर दोनों विकल्प सही हैं तो ए और बी यानी कि सी, ए और दोनों सही। ठीक, यानी कि आज हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ छूटा है पाचन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम ज़रूर सुधारेंगे और नई वीडियो में आपको हम ऐसा दिखाएंगे ज़रूर। अगर आप फिर से मैं कहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन की बेल दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिले, सबसे अच्छे मिले। धन्यवाद।